हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि सामने लिखा गया है SKPO 1 ट्रिपल 8 है ना, KN। तो ये अपनी जो सुबह जो टेस्ट होता है बैंक पीओ का, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी सीट आप सबके पास है। तो चलिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जानते हैं। 30 क्वेश्चन है बेटा इस सेट के अंदर। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज। सबसे पहले बेटा एक पैसेज आ रहा है, उस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, सबसे पहले जो तरीका मैं बताता हूँ बेटा, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, रैम्पेंट हो गया, कंड्यूसिव हो गया, डेविएट हो गया, हैंडल्ड हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है, एक विविडली वर्ड हो गया, एक डिस्प्लेड हो गया, है ना। इनसे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगता है कि पैसेज के अंदर, अच्छा ये स्लाइड, चलिए जी, अगर आपको लगता है कि पैसेज के अंदर एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चन है, तो बेटा पहले उन्हें निपटाते हैं। ठीक है, हालांकि सेंस वो लिखेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के मुताबिक उसका क्या मीनिंग है वो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक तो 3 से 6 में देखना है। देखो बेटा, 3 to 6 की डायरेक्शन है कि मोस्ट नियरली द सेम, मतलब आपको सिनोनियम्स बताना है। कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 का, कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे ही सब्जेक्ट्स को देखोगे तो बच्चों के दिमाग में आएगा, सर इसका तो सिनोनियम्स टॉपिक होना चाहिए। सब्जेक्ट्स बेटा क्राइम्स तो होते नहीं, प्रोविंसेस तो इलाका होता है, रूल्स तो नियम होते हैं। एक ऑप्शन बचा पीपल और एक ऑप्शन कौन सा बचा? टॉपिक्स। तो अब उस लाइन को पढ़ो जहां पे ऑप्शन में सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। कहां पे लिखा? ये रहा सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो, द पुलिस आर स्ट्रेंजर्स एग्जीक्यूटिंग दीज प्रिस्क्रिप्शंस ऑन एन एनोनिमस। एनोनिमस होता है अनजान, अनजान सेट जिसको नहीं जानते, ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, यहां पे जो चीजें हैं थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्या कहानी है हल्का सा, है ना, जानना पड़ेगा इस चीज को। ये कहता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। ठीक है ना, भारत जो है बेटा वो आपका गांवों का देश है। रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स। ठीक है बेटा, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है किसकी बजाय? अर्बन पॉपुलेशन के बजाय। एज फार एज द नंबर इज कंसिडर्ड, जैसा कि नंबर कंसिडर किया जाए तो। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं बेटा, इसी तरीके से पढ़ना है, टाइम कम लगेगा फिर, है ना। हाँ, पोस्टमार्टम नहीं करना, एक एक लाइन के मजे नहीं लेने हैं भाई। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यह इस वजह से, दैट द देयर इज रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। बेटा ये भी देखा जा रहा है कि लोग, रैम्पेंट माइग्रेशन का मतलब होता है बहुत तेज माइग्रेशन हो रहा है भाई, किनका? रूरल फैमिलीज का। कहां पे आ रहे हैं वो? अर्बन सेंटर से, मतलब गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं रहने के लिए। जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेज एंड रिस्क दैट आर बिल्ट इन अर्बन लाइफ। ये कहता है कि भाई अर्बन पॉपुलेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा खतरे हैं। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर बिल्ट इन अर्बन लाइफ। इसका मतलब शहरों में तो भाई रिस्क बहुत है, ठीक है, नुकसान बहुत है शहरों में रहने के। ठीक है, क्राइम्स हो जाते हैं, रियट्स दंगे हो जाते हैं, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच रिस्क ऑफ अर्बन लाइफ। ठीक है, ये अर्बन लाइफ का बेटा रिस्क हो जाता है। यहां से शायद अपना एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये राजी, विच, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फ्रॉम द अबव पैसेज। बेटा इसमें आगे चल करके यही बात होगी। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ल्यूर ऑफ विलेज लाइफ, मतलब विलेज लाइफ में रहने का ल्यूर बोले तो एक तरीके से मतलब उनकी तरफ अट्रैक्शन होना, है ना। ये इसके ऊपर नहीं है। रूरल अर्बन रिफ्ट के ऊपर नहीं है। अर्बन क्राइम्स एंड देयर रीजंस, की शहरों में हो रहे क्राइम्स और उनके कारण क्या है, बल्कि बेटा ये खतरे को बता रहा है। इसका सुटेबल टाइटल सेकंड है बेटा, हैजार्ड ऑफ अर्बन लाइफ। इसको आप आगे पढ़ लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ऊपर वाली 2 3 लाइन से कंफर्म हो गया होगा। देखो, डिसएडवांटेजेस रिस्क दैट आर बिल्ट इन अर्बन लाइफ। फिर देखो, रिस्क है क्राइम का, रियट्स का, दंगे होने का। ठीक है, सच रिस्क, है ना। तो बार बार ये 2 3 बार वर्ड रिस्क आ गया, इसका मतलब खतरा है। खतरा है तो भाई इसका टाइटल क्या है? हैजार्ड ऑफ अर्बन लाइफ है। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा है द फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस कंड्यूसिव टू क्राइम एंड रियट्स आर स्ट्रोंगर इन अर्बन कम्युनिटीज देन इन रूरल कम्युनिटीज। बेटा ऐसी फोर्सेस जिनकी वजह से कुछ कंडीशन पैदा होती हैं, वो कंडीशन काफी कंड्यूसिव है। बेटा कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, वो बढ़ावा देती हैं क्राइम को। ठीक है, तो कंड्यूसिव अनुकूल होता है। एक काम कर लो, सबसे पहले अगर कहीं आ रहा हो कंड्यूसिव वर्ड, तो इसका मीनिंग भी चेक कर लो। जैसे एक बार सब्जेक्ट को छोड़ दो, हैंडल्ड को छोड़ दो, डिस्प्लेड हो गया, ये रहा बेटा कंड्यूसिव, है ना। तो सिक्स कंड्यूसिव मैंने क्या कहा? चीजों को बढ़ावा देने वाला वर्ड, है ना। तो बेटा प्रोहिबिटिव अगेंस्ट तो इसका आंसर नहीं बनेगा, सिनोनियम्स बताना है।
हेल्पिंग टू रिड्यूस नहीं बनेगा, रिड्यूस होगा तो मिनिमाइज होगा, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा रिड्यूस होगा मिनिमाइज होगा, एक वर्ड आ गया डिटीरियोरेट, इसका मतलब होता है खत्म करना बिगाड़ना, नहीं होगा। कंड्यूसिव तो होता है बेटा किसी के लिए फेवरेबल, है ना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, किसी चीज को प्रमोट करने वाला वर्ड होता है, टेंडिंग टू प्रमोट। आंसर आ गया बेटा मेरा कौन सा, फोर्थ, है ना। तो शहरों का माहौल बेटा जो वो है वो क्राइम को कंड्यूसिव बना देता है, मतलब क्राइम के लिए अच्छा माहौल है। शहर में अच्छी गुंडागर्दी की जा सकती है, शहर में अच्छा डॉन बना जा सकता है ना, शहर में है ना सिक्का घुमा, है ना, सिक्का चलेगा भाई का शहर में, है ना, हिसार में। तो बेटा ये जो चीजें हैं इससे है ना कंड्यूसिव होता है, टेंडिंग टू प्रमोट। वापिस आते हैं पैसेज पे। अच्छा, तो ये जो माहौल है बेटा, कंडीशन बड़ी अनुकूल है किसके लिए, क्राइम के लिए और दंगे करने के लिए। किन के अंदर बड़ी ज्यादा स्ट्रोंगर कंडीशन है, अर्बन कम्युनिटीज के अंदर, देन किसकी बजाय रूरल एरियाज, है ना। गांव में है ना, गांव में अगर थोड़ा बहुत कोई क्राइम है, थोड़ी बहुत कोई बात होगी तो क्या पता पंचायत से है ना समझौता भी हो जाता है, लेकिन शहरों में कोई पंचायत नहीं करता, सीधे पुलिस के पास जाते हैं बंदे, है ना, केस दर्ज हो जाता है। तो आगे देखो, अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग, है ना। बेटा जो अर्बन लिविंग है अपने आप में एक बड़ी मतलब अनजान लिविंग है, मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, शहरों में रहने वाले बंदों को। इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी रेस्ट्रेंट्स मोर कॉमन इन ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटीज। सही बात है भाई। बेटा शहरों में रहने वालों के साथ क्या होता है, इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को रिलीज कर देती है बेटा शहरों की जिंदगी। रिलीज बोले तो रिहा कर देती है, तू तेरा जाने, हमें क्या लेना देना भाई, है ना। कोई बात होगी तो भी मतलब शहरों के लोग आपस में ना, चाहे गली में मर्डर हो गया हो तो 10 12 15 20 घर कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप, है ना। मर गया तो ठीक, जिंदा है तो ठीक, है ना, बच गया तो ठीक, है ना, नहीं बचा तो ठीक। तो मतलब इन्हें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड रिलीजियस आ रहा है, तो एक काम करते हैं, रिलीजियस होता है रिहा करना, मुक्त हो जाना, बरी हो जाना किसी चीज से। तो इसका देखते हैं भाई कहीं कोई वर्ड है क्या रिलीजियस के बारे में, कुछ पूछ रखा है क्या। 7 वाले में देख लो, डेविएट हो गया, नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ एक ही बना दिए, 10th रैम्पेंट हो गया, नहीं है भाई, है ना, रिलीजियस वर्ड तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं एक दो वर्ड और बता देता हूँ, जैसे ये रहा बेटा पांचवा वर्ड, इसका भी सिनोनियम्स पूछा गया, क्योंकि बेटा 3 से 6 क्वेश्चन की यही डायरेक्शन है। इसका सिनोनियम्स पूछा गया है बेटा, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। बेटा कोई चीज अगर आप डिस्प्लेड कर देते हो, इसका मतलब आप उस चीज को एग्जिबिट कर देते हो, दूसरों के लिए प्रदर्शित कर देते हो, उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो, है ना। तो डिस्प्लेड का मतलब होता है दिखाया गया, दिखाया गया बोले तो बेटा क्या किया गया, एग्जिबिटेड किया गया, आंसर ए जाएगा, ए आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। रेस्टेड नहीं होता, रोका गया, सोल्ड बेचा गया, केप्ट एक जगह रखा गया, रिमूव्ड हटाया गया, ये आंसर नहीं बनेंगे। डिस्प्लेस्ड का जो सिनोनियम से बनेगा वो एग्जिबिटेड बनेगा। हैंडल्ड, बेटा कोई चीज हैंडल्ड है तो वो क्या है। अच्छा इस हैंडल्ड वर्ड को देख लेते हैं भाई पहले, है ना, पैसेज में हैंडल्ड देख लेते हैं कहां पे आएगा। अच्छा इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इससे आगे फिर कहता है बट, फिर लिखता है बट मोर फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स एंड कंट्रोल्स ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम टू डेविएट। ये कहता है बेटा कहीं ज्यादा आजादी जो आपको कंट्रोल से मिल जाती है, ये आपको प्रोवाइड करती है क्या, मतलब अगर आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या प्रोवाइड करेगा वो आपके लिए, वो आपके लिए ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड कर देगा, बहुत ज्यादा आजादी वो चीजें आपको दे देगी, क्या होने की, ग्रेटर फ्रीडम टू डेविएट, कि उससे आप क्या हो जाओगे बेटा, डेविएट हो जाओगे, है ना। डेविएट बोले तो कहीं किसी रास्ते से टल जाओगे, भटक जाओगे। अब डेविएट को इसने बेटा यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तो डेविएट वर्ड देख लेते हैं क्या भाई इसमें, ये रहा जी डेविएट। और बताना क्या है इसका, 7 से 10 तक की डायरेक्शन है, डेविएट का क्या बताना बेटा, अपोजिट वर्ड बताना है। देखो भाई डेविएट का अपोजिट क्या होगा, डेविएट, है ना, मतलब कई अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ओब्लिविएट तो डेविएट ही होता है, तो सिनोनियम हो गया। लोकेट मतलब स्थान बताना होता है, ब्रेक तोड़ना होता है। एक है बेटा कंसंट्रेट और एक है बेटा फॉलो, है ना। फॉलो भी होता है अनुसरण करना। अब है ना बेटा जो वर्ड है ना कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान एकत्रित करना। क्या होता है, ध्यान एकत्रित करना। यहां पे आर्टिकल में जो डेविएट लिखा गया है ना, कि आपको इतनी आजादी मिलती है, आपके ऊपर इतना कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे आजकल के यूएस शहरों में क्या करते हैं बेटा, डेविएट हो जाते हैं। डेविएट का मतलब यहाँ पे ये है कि बेटा वो मतलब उन्हें इतनी ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है कॉन्स्टेंट से और कंट्रोल से, कि वो किसी चीज को फॉलो नहीं करते भाई फिर, है ना। मतलब डेविएट का मतलब है एक तरीके से टालना किसी चीज को, है ना। और इसका अपोजिट होगा बेटा फॉलो करना, क्या होगा, फॉलो करना। तो यहाँ पे जो इसका अपोजिट है बेटा वो कंसंट्रेट करना नहीं है, यहाँ पे किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी के और अपने माँ बाप के द्वारा बोले गए रूल्स को फॉलो करने की बात है ना। इसलिए तो लिखता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो भाई यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका 7th का बेटा, वो कंसंट्रेट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, फॉलो बनेगा, क्या बनेगा, फॉलो बनेगा, है ना। डाइवर्ट हो जाना,
डाइवर्ट हो जाना है ना, उसने मेरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया, उसका अपोजिट हो सकता है कंसंट्रेट। लेकिन डेविएट, भटक जाना किसी चीज से, कोई रास्ता सही फॉलो कर रहा था, उससे डेविएट भटक गया, भटकने का अपोजिट आएगा फॉलो करना, अनुसरण करना। तो ये अपोजिट बताना था बेटा, फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th हो गया। 8th भी देख लो बेटा, विविडली। बेटा विविडली का मतलब असल में होता है बेटा कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दे, कोई चीज बहुत ज्यादा ताजा तरीन हो, कोई चीज बहुत लेटेस्ट हो, जो आपके ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़े, है ना, विविडली, है ना, इंप्रेसिवली कहा जा सकता है विविडली को। इसका फिर से अपोजिट बताना है, आंसर क्या आ गया बेटा, अनइम्प्रेसिवली आ गया। क्या आ गया, अनइम्प्रेसिवली। ये तो विलिंगली का अपोजिट है बेटा, अनविलिंगली। तो ये पॉपुलर का अपोजिट है अनपॉपुलर, स्क्रूपलसली का अपोजिट है अनस्क्रूपलसली, इंटेंशनली जानबूझकर होता है इसका अपोजिट है अनइंटेंशनली, लेकिन विविडली होता है ताजा, ताजा बोले तो दूसरों के ऊपर इंप्रेशन छोड़ने वाला, ठीक है, और इसका अपोजिट आएगा अनइम्प्रेसिवली। 8th हो गया, ये यहाँ पे रिपीट कर दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे रिपीट कर दिया। चलिए 10th पे आ जाते हैं। 10th है बेटा रैम्पेंट। आपको पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, है ना। राम जी, ठीक है, राम जी जब पैंट पहन के चलते थे, है ना, लोग कहते थे, है ना, सीता बोल देती थी, सीता माई बोल देती थी क्या राम जी को कि पैंट पहन लो, और पैंट का नाम लेते ही कि मैं पैंट पहनूंगा, मैं राम जी हूं। और राम जी थोड़ा गुस्से में थोड़ा उग्र हो जाते थे, थोड़ा भड़क जाते थे, है ना, थोड़ा बिगड़ जाते थे। उग्र होना, तेज होना, भड़क जाना, इसका अपोजिट क्या आएगा भाई, इसका अपोजिट आएगा बेटा कंट्रोल्ड। एक तो रैम्पेट का मतलब होता है बेटा अनकंट्रोल्ड, क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, जिसको आप कंट्रोल ही ना कर सको। एक वर्ड आता है बेटा अनरूली, क्या आता है, अनरूली, जिसके ऊपर आप कोई लगाम ना लगा सको, जिसे आप कंट्रोल ना कर सको, वो होता है अनरूली, है ना। तो आपको रैम्पेंट का अपोजिट बताना था, रैम्पेंट का अपोजिट होगा बेटा कंट्रोल्ड। इनफोर्स नहीं होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, रिलक्टेंट तो इच्छुक होता है, और अन इनहिबिटेड भी इसका आंसर नहीं बनेगा बेटा, है ना। तो रैम्पेंट उग्र होता है, उग्र का बनेगा बेटा कंट्रोल्ड, क्या बनेगा, कंट्रोल्ड। अच्छा जी, 10 का आंसर हो गया, 8 का हो गया, 7 का हो गया, 6 का हो गया, 5 का हो गया, 4 है बेटा हैंडल्ड। अच्छा बेटा, अच्छा अब इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, हैंडल्ड कहाँ पे लिखा गया है, आ जाओ पैसेज पे, कहाँ पे लिखा गया हैंडल। जैसे मान लो इसी को देख लूं मैं। अच्छा इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा गया है भाई, देखो। And living in the more impersonalized, formally controlled and urban society means the regulatory orders of conduct। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आप किसी impersonalized या फिर formally controlled urban society में रहते हो तो इसका मतलब है कि controlled society में रह रहे हो, इसका मतलब आप regulatory जो हैं, आपके orders हैं, जो नियम कानून कायदे हैं of conduct, है ना, आर ऑफन डायरेक्टेड, है ना, उनको आपको दिशा निर्देश मिलता रहता है बाय डिस्टेंट ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। The police are strangers executives these prescriptions on an anonymous set of subject। बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे anonymous set of subjects का मतलब है बेटा anonymous set of people, ठीक है, anonymous set of people है बेटा यहाँ पे। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स तो क्या होता है बेटा, मैं कह दूं कि मतलब जैसे कोई ड्रोवरी सिस्टम हो गया, उसके ऊपर कोई क्राइम या सब्जेक्ट हो जाता, करप्शन आता, है ना, पॉलिटिक्स आता, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन ये एनोनिमस सेट ऑफ पीपल को बता रहा है बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना, कि पुलिस आर स्ट्रेंजर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑन एन इनोनिमस सेट ऑफ पीपल, ठीक है ना बेटा। सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे पीपल से है, याद रखना, आंसर आ जाएगा ये रहा, ठीक है। टॉपिक्स भी नहीं आएगा भाई, ये पहले आप कैंसिल कर चुके थे, वापिस आओ। फिर क्या कह रहा है, माइनर ऑफेंसेस इन स्मॉल टाउन और विलेज आर ऑफन हैंडल्ड। बेटा छोटे मोटे अपराध छोटे मोटे कस्बे और छोटे छोटे गांव में ऑफन हैंडल कर लिए जाते हैं विदाउट रिकॉर्डेड, अच्छा सॉरी, विदाउट रिजोर्ट टू ऑफिशियल पुलिस एक्शन। सही बात है भाई, है ना, कुछ मामले गांव की गांव में ही सेटल्ड कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं इशू, है ना, पंचायत करवा ली जाती है, सरपंच साहब ने फोन कर दिया, बंदा मान गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि माइनर ऑफेंसेस जो है बेटा गांव में आर ऑफन हैंडल्ड, तो उन्हें ऑफन हैंडल्ड कर लिया जाता है। मतलब क्या होगा देखो, अब हैंडल्ड का मतलब उन्हें रिपोर्टेड कर दिया जाता है, नहीं भाई, रेस्टेड विराम दे दिया जाता है, उन्हें जज किया जाता है, उन्हें नहीं बेटा, हैंडल्ड का सिनोनियम होगा सेटल्ड। ऐसे मामलों को, छोटे मोटे मामलों को गांव में, है ना, पुलिस घुसने ही नहीं आती बेटा, है ना, घुसने ही नहीं देते लोग पुलिस को। अच्छा सरपंच होगा गांव में, पुलिस ही नहीं घुसने देगा, अपने आप गांव का मामला रफा दफा करवा देगा, बंदों को पुलिस स्टेशन थाने तक पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आ गया जी। सेकंड क्वेश्चन और देख लो जी, द पैसेज मेनली एम्फासाइजेस, देखो एक बात बताओ यार,
जब अपन ने यहाँ पे इसका बेस्ट टाइटल ढूंढ लिया, हैजार्ड ऑफ अर्बन लाइफ, कि शहरी जिंदगी के कितने बड़े खतरे और रिस्क हैं, इसके ऊपर क्या था, ये आर्टिकल था कि गांव में चलो मामला दबा दिया, हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन शहरों में तो कोई किसी की नहीं सुनता, है ना। तो ये कहता है पैसेज किसके ऊपर एम्फासाइज करता है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेल्थ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। बेटा क्या धन दौलत के ऊपर इस पैसेज में बात हुई है? नहीं हुई। कि गांव वाले गरीब हैं या शहर वाले अमीर हैं, ये बात ही नहीं हुई। इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन रूरल एरियाज, अरे भाई बहुत गलत बात है। रूरल एरियाज में तो क्राइम रेट डिक्रीज बताया जा रहा है, अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है। अगर ये अर्बन एरियाज लिखता तो मैं मान भी लेता, लेकिन इसने रूरल एरियाज लिख दिया, गलत हो गया। सेकंड, थर्ड, नीड फॉर फॉर्मल मोरल एजुकेशन टू बी गिवन इन स्कूल। बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं है पैसेज में कि स्कूलों के अंदर मोरल एजुकेशन दी जाए, बच्चों को थोड़ा अच्छा मतलब बताया जाए कि बेटा गुस्सा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, कोई मर्डर नहीं करना, है ना, लॉरेंस बिश्नोई नहीं बनना, ठीक है। तो बेटा ऐसी बातें बताई नहीं जा रही। रीजंस फॉर गिविंग क्राइम रेट इन अर्बन सेंटर्स आर कंपेयर टू दैट इन रूरल एरियाज, बिल्कुल सही बात है बेटा। पैसेज असल में एम्फासाइज करता है कि किस तरीके से अर्बन सेंटर्स में अपराध बढ़ता जा रहा है, किसके मुकाबले, रूरल एरियाज के मुकाबले। बेटा रूरल एरियाज में लोग देहात में थोड़ी शर्म करते हैं, दादा क्या सोचेंगे, ताऊ जी क्या सोचेंगे, ठीक है, मेरा चाचा क्या सोचेगा, है ना भाई, ये तो हमारा पड़ोस का मामला है ना, ये तो रिश्ते नाते में मेरा भाई लगता है, ये तो मेरी सिस्टर लगती है, तो बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, लेकिन शहरों में ऐसा बहुत कम है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा फोर्थ। तो फर्स्ट का आंसर सेकंड, सेकंड का आंसर फोर्थ, थर्ड का आंसर आया बेटा अपना सेकंड पीपल, फोर्थ का आंसर सेटल्ड, फिफ्थ का आंसर एग्जिबिटेड, सिक्स्थ का आंसर है बेटा टेंडिंग टू प्रोमोट, सेवंथ का आंसर है बेटा अपना क्या, फॉलो, एट्थ का आंसर आया अपना अनइम्प्रेसिवली। अच्छा, एट्थ और नाइन्थ सेम क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। टेंथ का आंसर क्या आया मेरा, कंट्रोल्ड। अब 11 से 15 बताने हैं भाई, ठीक है। देखो 11 से 15 में है क्या, अच्छा जी क्लोज टेस्ट आ गया जी, क्या आ गया, एक क्लोज टेस्ट आ गया बेटा 11 से 15 में, पढ़ के देखो। द फर्स्ट प्रपोजल आई सबमिटेड फॉर माई डिसर्शन। बेटा ये जो डिसर्शन वर्ड होता है इसका मतलब होता है सोच विचार। क्या होता है, सोच विचार, आपकी ओपिनियन, आपके थॉट, ठीक है। पहला प्रपोजल जो मैंने सबमिट किया मेरी सोच विचार से, मैंने स्वीकार किया, कौन सा प्रपोजल, एट यूसीएलए पर मैंने स्वीकार किया। अब ये जो वर्ज है बेटा ये प्रपोजल की वर्ब है, ठीक है। द फर्स्ट प्रपोजल वाज टू राइट अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी लिखनी थी, उसका मैंने प्रपोजल मेरी सोच विचार करके स्वीकार कर लिया। माई चेयरमैन, हम मेरा जो चेयरमैन था, अ काइंडली मैन, बड़ा दयालु आदमी था, स्माइल्ड, स्माइल्ड, अच्छा थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, वो हंसा, एंड टोल्ड मी, मुझे कहा, that perhaps this was a bit ambitious for a young graduate student। उसने कहा ठीक है भाई आपने सबमिट तो कर लिया है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को, लेकिन थोड़ा सा हंस के कहा कि बेटा थोड़ा सा तेरे लिए एम्बिशियस है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज तू कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच विचार करके बहुत अच्छे से तेरे को करना होगा। तो एक बात बताओ बेटा, उसने स्माइल किया, अ काइंडली मैन स्माइल्ड, अच्छा अब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक, मतलब जोर जोर से हंसने लगा, जैसे लोग दारू पी के हंसते हैं ना, वैसे उसने कह दिया ठीक है मैं इस मतलब जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसके ऊपर काम कर लूंगा, मैंने सबमिट कर ली वो बात, लेकिन फिर जोर जोर से है ना रावण के तरीके से हंसने लगा, हा हा हा, ठीक है। तो अब्रप्टली तो होगा नहीं। प्रोफ्यूजली का मतलब भी होता है अधिकता से, क्या होता है, अधिकता से हंसने लगा, सेंस नहीं बनेगी। डिसाइडेडली कोई फैसला लेके हंसने लगा, ना भाई फैसला तो उसने लिया था। बेटा एक वर्ड आएगा बिनाइन, ठीक है, बिनाइनली, ठीक है, बिनाइन वर्ड होता है मतलब थोड़ा सा सभ्य तरीके से, थोड़ा सा उदारता से, थोड़ा काइंडली, है ना, हंसा थोड़ा सा आराम से, है ना, थोड़ी सी स्माइल की, चलो बेटा बढ़िया है आप ये करो, है ना, इस प्रकार से। तो स्माइल्ड बिना, है ना, यूजुअली, यूजुअली तो बेटा हमेशा होता, वो हमेशा ही ऐसे हंसता है, नहीं बात। तो आगे देखो कि वो कहता है कि आप जैसे यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये एम्बिशियस होगा टास्क, ठीक है, अ बिट एम्बिशियस। इंडोलेंटली मतलब थोड़ा सा आलस में होते हुए, आई एक्सेप्टेड हिज वर्डिक्ट, मैंने उसका फैसला जो था, वर्डिक्ट होता है फैसला, वो स्वीकार कर लिया। एंड चेंज्ड माई टॉपिक, और बेटा मैंने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया, बट नॉट माई डिजायर, लेकिन मेरी डिजायर मैंने चेंज नहीं की, ठीक है जी। आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया इसका। तो आगे देखो फिर, मैंने मेरी डिजायर चेंज नहीं की। इट डैश लेटर when I had a chance to begin to formulate a theory in my research on group dynamics for the Navy during the Korean War। अच्छा क्या हुआ भाई, एक बार के लिए तो क्या किया, जब मतलब मेरे चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि देख लेना भाई
प्रोजेक्ट तो अच्छा खासा ले रहे हो आप, आपसे बात बन जाएगी क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार तो कह दिया जी हाँ, आई एक्सेप्टेड हिज वर्डिक्ट, मैंने उसका वर्डिक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चेंज माई टॉपिक को, मेरा टॉपिक मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा जी कोई नहीं, मैंने उसके वर्डिक्ट को माना और मेरा टॉपिक मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने मेरी डिजायर चेंज नहीं की। अब अगर डिजायर, अच्छा इसके बाद में कहता है इट डैश लेटर, लेकिन बेटा मेरी डिजायर मैंने चेंज नहीं की, तो वो बात दोबारा से फिर से मेरे सामने उजागर हुई। फिर से वो बात आई कि मैंने उसके सामने तो मना कर दिया, मेरे चेयरमैन के सामने, लेकिन मैं करूंगा तो यही, मैं करूंगा तो यही। तो वो चीज अगर दोबारा से उजागर होगी तो बेटा एक वर्ड आएगा रीसरफेस्ड। क्या आएगा? रीसरफेस, मतलब दोबारा ताजा हो जाना। इट प्रोवाइडेड लेटर, इसने प्रोवाइड किया लेटर, भाई क्या प्रोवाइड किया मुझे क्या पता। इट प्रोजेक्टेड, इसने सराहना की, अरे भाई कोई नॉन लिविंग चीज आपकी है वो सराहना कैसे करेगी भाई। इट लेमेंटेड, और ये चीज बाद में पछताई, अरे भाई पछताने वाला कोई बात ही नहीं है ना। तो क्या किया मैंने, एक बार तो उसे मना कर दिया, मैंने कहा जी ठीक है मैं आपके वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाद में मेरी डिजायर क्या होगी बेटा, दोबारा जागी, लेकिन मैं मेरी डिजायर को छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो जो टॉपिक है वो दोबारा रीसरफेस होके आया मेरे सामने, है ना। तो यहाँ पे रीसरफेस्ड वर्ड यूज होगा। आगे देखो, फिर कहता है एज आई डैश ऑन द रीजंस फॉर परसिस्टेंस ऑफ माई इंटरेस्ट इन द ओवर आर्किंग थ्योरी। देखो तीसरे में पढ़ते हैं आप, एज क्योंकि या फिर जैसा कि आई डैश ऑन द रीजन फॉर परसिस्टेंस ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरी रुचि की जो बेटा जिद थी ना, जो अटलता थी मेरी रुचि की, ठीक है, उसके लिए जो कारण थे ना, उनके ऊपर मैं क्या करता रहा। एज आई इवेल्युएटेड, बेटा अगर तुम इवेल्युएटेड का यूज करोगे तो ऑन प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। एज आई इवेल्युएटेड द रीजन, ऐसा बोल दो सीधा। एज आई परफेक्टेड ऑन द रीजन, गलत है, जैसा कि मैं परफेक्टेड ऑन द रीजन था, नहीं भाई। एज आई एप्रिशिएटेड ऑन द रीजन, अरे भाई एप्रिशिएटेड सीधा यूज कर लो, आई एप्रिशिएटेड द रीजन, ऑन प्रेपोजिशन की जरूरत क्या है। आई डेवलप्ड द रीजन बोल दो, आई डेवलप्ड ऑन द रीजन कहना क्या है बेटा, एक फ्रेज आती है पॉन्डर ऑन या फिर पॉन्डर अपॉन, जिसका मतलब होता है चिंतन करना या सोचना। क्या होता है? चिंतन करना या सोचना। फिर बेटा मैंने थोड़ा चिंतन किया, मैंने सोचा किनके ऊपर, उन कारणों के ऊपर कि किस तरीके से मैंने मेरी इंटरेस्ट की अटलता, इंटरेस्ट की हट दिखाई थी चेयरमैन साहब के सामने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सोच विचार करने लगा मेरी जिद के ऊपर, ठीक है। एज आई पॉन्डर्ड ऑन द रीजन फॉर द परसिस्टेंस ऑफ माई इंटरेस्ट इन द थ्योरी, ठीक है। अब मैंने सोच विचार करना शुरू किया कि कैसे इस थ्योरी के अंदर, ठीक है, मेरी रुचि है ना। आई हैड एन इंटरेस्टिंग मेमोरी, ये मेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी थी, बहुत यादगार पल था। व्हेन आई वाज यंग अराउंड 8 ईयर ओल्ड। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th। जब मैं 8 साल का था, आई वॉज अ डैश बेसबॉल फैन, मतलब मैं बेसबॉल का फैन हुआ करता था भाई साहब। कैसा? एक वर्ड है बेटा प्रिकेरियस वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया बेटा हमारे पास? प्रिकेरियस। बताओ भाई इसका क्या मीनिंग होता है? शाबाश। बेटा प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा, जब मैंने कह दिया मैं बेसबॉल जो था बेटा उसका मैं फैन हुआ करता था, तो मैं उसका अनिश्चित फैन था? गलत बात है। मैं डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके उसका फैन बना हुआ था? नहीं बेटा। रैबिड, रैबिड होता है बेटा दीवाना, बहुत ज्यादा पागलपन, है ना, कि मैं इतना ज्यादा मतलब उसका फैन था, है ना, डाई हार्ड फैन, है ना, मतलब वो होता है रैबिड, ठीक है। तो जब मैं 8 साल का था तो बेटा एक रैबिड बेसबॉल फैन हुआ करता था। सबसे सही आंसर बेटा एक दीवाना हुआ करता था बेसबॉल का। प्रोवेसिव का मतलब होता है बेटा कंप्रीहेंसिव, मैं एक कंप्रीहेंसिव फैन था, एक व्यापक विस्तृत फैन था। गलत बात है। हंटिंग, हंटिंग तो बेटा डरावने जैसा होता है, ठीक है, भूतिया होता है हंटिंग तो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर बनेगा बेटा रैबिड बेसबॉल फैन, ठीक है। एज वॉज माई फादर, जैसे कि मेरे पापा जी भी इसी के फैन थे, ठीक है। माई हीरो वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माई हीरो वॉज लुई गॉरिग, ठीक है। आई वुड अप्रोच माई फादर इन एन अटेम्प्ट टू प्रूव टू हिम, मैं एक बार मेरे पापा के पास मैंने अप्रोच किया, कहा, एक अटेम्प्ट किया मैंने टू प्रूव, सिद्ध करने का, टू हिम, उनको, हाउ गुड गॉरिज रियली वॉज, कि किस तरीके से जो लुई गॉरिज था बेटा वो कितना शानदार प्लेयर था। मैंने मेरे पापा से ये बात कही। ही हिट 363, उसने 363 हिट किए, एंड 49 होम रन्स, बैटेड इन 165 रन्स, ठीक है। ही इज टेरिफिक, ठीक है, वो बहुत भयानक, बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक प्लेयर था, ठीक है। ही इज टेरिफिक। ये किसकी तारीफ कर रहा है अभी? उसका बेटा लुई गॉरिग की तारीफ कर रहा है।
माई फादर्स रिस्पॉन्स कॉट मी ऑफ गार्ड। बेटा कॉट मी ऑफ गार्ड का मतलब होता है मुझे चौंका दिया मेरे पापा के रिस्पॉन्स ने। जब मैं ऐसी ऐसी बातें बता रहा था उस प्लेयर के बारे में, तो मेरे पापा का जो रिस्पॉन्स आया उसने मुझे कॉट मी ऑफ गार्ड थोड़ा चौंका दिया। पापा कहते हैं यस बट ही कांट फील्ड, लेकिन अब वो फील्ड नहीं कर सकता, तो चौंका दिया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मैं इस रिस्पॉन्स के लिए, जो मेरे पापा ने जो जवाब दिया, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं उस प्लेयर के बारे में अच्छा सुनना चाहता था। फॉर देम ऑन माई वे ऑफ कोपिंग विद माई फादर्स रिस्पॉन्सिस। बेटा कोप विद सुना होगा ना, सामना करना है, मुकाबला करना। चलते चलते फिर बेटा मेरा मुकाबला, मेरी थोड़ी तकरार, मेरा सामना होता है मेरे पापा के रिस्पॉन्सिस से, मेरे पापा के जवाबों से। वॉज टू मेक श्योर, वो ये था श्योर करना। आई न्यू एवरीथिंग, मैं ये श्योर करना चाहता था पापा के सामने, आई न्यू एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ जानता था। अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम अबाउट, जिसके बारे में मैं उसके साथ बात करना चाहता था। ठीक है, तो मैंने मेरे पापा के साथ मैं इस चीज पे बहस कर रहा था कि मैं इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानता हूं। ठीक है, आप कह रहे हो प्लेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेरे थोड़े से विचार क्या हो गए बेटा, कोप विद हो गए मेरे पापा के साथ। पार्टली एज अ डैश, 15th का आंसर बताना है बेटा। पार्टली एज अ डैश आई बिकेम होलिस्ट, मैं थोड़ा होलिस्ट बन गया। होलिस्ट बोले तो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया। पार्टली बोले तो आधे अधूरे रूप से। एक बात बताओ भाई, आई हैड टू मेक श्योर आई हैड अकाउंटेड फॉर एवरीथिंग। फिर मुझे ये चीज भी श्योर करनी पड़ी कि आई हैड अकाउंटेड फॉर, कि मैं जिम्मेदार था किसके लिए बेटा, हर एक चीज के लिए। आई हैड अकाउंटेड फॉर एवरीथिंग। तो पार्टली मतलब आधे अधूरे रूप से। एज आई डैश आई बिकम होलिस्ट, तो एज पार्टली एज अ कैपेसिटी, एज अ प्रेफरेंस। ठीक है, एक वर्ड लिखा गया बेटा डिफेंस यहां पे। पार्टली एज अ पोस्टेरिटी का मतलब होता है बेटा संतान। क्या होता है, संतान। कि आधे अधूरे रूप में संतान बन के, अरे भाई वो अपने बाप की संतान आधे अधूरे रूप से क्या होगी भाई, है ना, पूरे रूप से ही होगी। ठीक है, गलत हो गया। पार्टली एज अ डिफेंस मतलब आधा अधूरा डिफेंस करता हुआ मैं क्या बन गया, होलिस्ट बन गया। बेटा होलिस्ट से ही तो एक वर्ड जनरेट होगा कस्टम, इसी से तो एक वर्ड जनरेट होगा बेटा ट्रेडिशन। ठीक है भाई, एक बात बताओ, लास्ट में इस बात को स्वीकारता है कि मैं ही हर एक चीज के लिए जिम्मेदार था। इसका मतलब इससे इस बात का भी मतलब आधे अधूरे रूप से इसने ये बात स्वीकार ली एज अ कस्टम। ठीक है, एक मतलब नीतिगत तरीके से, एक मौलिक तरीके से इसने बात स्वीकार ली। क्या, आई बिकेम होलिस्ट, कि मैं क्या बन गया था, एक होलिस्ट बन गया था। मतलब इस तरीके से पिता के रिस्पॉन्सेज के साथ उसे जिद नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें। और फिर वो खुद लास्ट में जाके कहता है अगर पापा ने ये बात कही होगी तो ठीक है भाई, क्या पता कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार रहा होगा इस बात के लिए। इसका मतलब अगर वो बंदा होलिस्ट बन गया तो बेटा वो किसके रूप से, उसने आधे अधूरे रूप से अपनी जिद छोड़ी, और दूसरे रूप से उसने बेटा कस्टम को फॉलो किया, थोड़ा रीति रिवाज को फॉलो किया, थोड़ा परंपरा को फॉलो किया, और वो क्या बन गया, होलिस्ट बन गया। और लास्ट में कहने लगा कि मैं, मेरी जिद के लिए मैं ही क्या हूँ, अकाउंटेबल हूँ। ठीक है, तो बेटा पार्टली एज अ कस्टम, ठीक है ना, आई बिकेम अ होलिस्ट, तो बेटा आंसर कस्टम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बताने हैं, फाइंड आउट इफ देयर इज एन एरर। ठीक है, एरर के क्वेश्चन है। देखो भाई, रमेश इज अ स्टूडेंट होम, अच्छा हु वी ऑल रिस्पेक्ट। बेटा मेरे मुंह से ही निकल गया, क्यों निकला, देखो भाई, रमेश एक स्टूडेंट है जिसकी हम तारीफ करते हैं, ऐसे जिससे हम उम्मीद करते हैं। एक बात बताओ यार, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो 95% से ज्यादा मार्क्स ले जाएगा, जिससे हम उम्मीद करते हैं। बेटा वी सब्जेक्ट हो गया, वी ऑल एक्सपेक्ट, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस स्टूडेंट से। बेटा एक्सपेक्टेशन तो हम लगाए बैठे हैं, हम जिससे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं वो तो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव केस होगा तो बेटा हु कैसे आ जाएगा, होम आएगा भाई। होम वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट मोर देन 95% मार्क्स, है ना। रमेश एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई। वो उम्मीद लगाए बैठता तो वो सब्जेक्ट होता, हम उससे उम्मीद लगाए बैठे तो वो हमारे लिए क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। बेटा क्या बना, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर्स डोंट गेट द रिक्वायर सपोर्ट। बेटा एक चीज समझ गए क्या, छोटे छोटे किसान डोंट गेट नहीं पाते, रिक्वायर सपोर्ट नहीं होती बेटा, रिक्वायर्ड सपोर्ट होगी, है ना। जो समर्थन उनको चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता बेटा, है ना। रिक्वायर्ड सपोर्ट बोले तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा सकता है, एडिकेट सपोर्ट। क्या, एडिकेट सपोर्ट, है ना। मतलब छोटे छोटे किसान डोंट गेट, उन्हें नहीं मिलता बेटा पर्याप्त समर्थन। तो रिक्वायर तो वर्ब है, और मुझे स्पोर्ट समर्थन के लिए एडजेक्टिव बनाना है। तो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनती है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, फिर क्या बनती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो रिक्वायरिंग नहीं बेटा, रिक्वायर्ड सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, अपनी एरर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में एरर थी।
18th, he is one of the best novelist that has ever lived. अच्छा, वो उन नोवेलिस्ट में से एक है, उन अच्छे नोवेलिस्ट में से एक है दैट। बेटा दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। किसको कॉपी मारेगा? अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट को। ये कैसी नाउन है? ये है बेटा प्लूरल नाउन। अगर ये नाउन प्लूरल हो तो इसके बाद वर्ब भी तो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। इसके अकॉर्डिंग हैज कैसे आएगा बेटा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट दैट हैव एवर लिव्ड। द कैंपेन लॉन्च बाय, तो एरर कौन से पार्ट में हुई? थर्ड पार्ट में एरर होगी। द कैंपेन लॉन्च बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स वाज एडमायरेबल मोस्ट बाय ऑल द गेस्ट। जो कैंपेन लॉन्च किया गया था, एक बात बताओ, ये वाज किसके लिए आया है? कैंपेन के लिए। द कैंपेन वाज एडमायरेबल। एडमायरेबल तो होता है प्रशंसा के लायक। द कैंपेन वाज एडमायरेबल मोस्ट, या फिर बेटा द कैंपेन वॉज एडमायर्ड मोस्ट। पैसिव बनाना पड़ेगा ना भाई, और आगे बाय भी तो लिख दिया भाई। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? ऑल द गेस्ट एडमायर्ड द कैंपेन। इसका एक्टिव वॉइस तो यही बनेगा, ऑल द गेस्ट्स एडमायर्ड द कैंपेन। मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा द कैंपेन, ठीक है, वॉज एडमायर्ड बाय ऑल द गेस्ट। तो एडमायरेबल नहीं होगा बेटा, क्या होगा? एडमायर्ड होगा। थर्ड पार्ट में एरर है। 20th, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। whom we should blame for all the lapses observed in the procedure। हमें नहीं पता वी शुड ब्लेम, कि हमें ब्लेम करना चाहिए किसको? अरे भाई ब्लेम वर्ब है क्या? हाँ जी। इसे ऑब्जेक्ट चाहिएगा, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट तो होम ही होगा, सही लिख रखा है, ठीक है। मान लो आप हिम बोल दो 1 मिनट के लिए, वी डोंट नो, ठीक है। वी शुड ब्लेम देम, वी शुड ब्लेम हिम। अरे भाई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्यों? क्योंकि सर फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हो गया ऑल द लैप्सेस, ठीक है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रोसीजर, ठीक है। ऑल द लैप्सेस ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड वर्ड लैप्सेस के लिए क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गया, डोंट नो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इस वर्ब को भी तो क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्टिव केस चाहिएगा भाई, है ना। वी डोंट नो, ठीक है। वी डोंट नो हुम, तो हुम तो सही है ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। नो एरर है। हम नहीं जानते whom we should blame for all the lapses, कि हमें किसे ब्लेम देना चाहिए, हमें किसे दोष देना चाहिए इन सारी की सारी प्रोसीजर के अंदर जो कमियां आई है उसके लिए हमें किसे दोष देना चाहिए, हम इस बात को नहीं जानते। 21 से 25 क्या बताने हैं भाई? देखो, अच्छा जी, फील्डर्स के क्वेश्चन आ गए, शाबाश, बनाइए। पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्क्वेंड्रल। देशभक्ति एक आखिरी सहारा होता है किनके लिए? भ्रष्ट लोगों के लिए, ठीक है। जो देशभक्ति का, मैं कह दूं कि एक तरीके से, है ना, नाम लेकर के आगे चलते हैं कि हम देशभक्त हैं, असल में बेटा वो देशभक्ति का सहारा लेते हैं किसके लिए? अपने पापों को छुपाने के लिए। स्क्वेंड्रल होता है गलत आदमी, भ्रष्ट, नीच। मतलब अक्सर नीच आदमी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही देशभक्ति का सहारा लेता है, ठीक है। जितने सफेद कुर्ते पजामे वाले घूमते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, सारे यही काम तो कर रहे हैं। भारत माता की जय, लेकिन क्राइम उतनी देर में पता नहीं कितने हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि देशभक्ति का तो सहारा लिया जाता है किनको? अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए। सेज जॉनसन, ये बात जॉनसन ने कही थी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के जमाने में, वेयर द कनिंग शेल्फिश पीपल, जो मक्कार स्वार्थी लोग हैं ना, डैश, एंड द हार्ड वर्किंग कॉन्सेंटियस पीपल डैश। तो इसका मतलब कहानी तो उल्टी है। इसने क्या कहा? जो मक्कार कनिंग लोग हैं वो तो शायद कुछ अच्छा पाते होंगे, लेकिन हार्ड वर्किंग कॉन्सेंटियस पीपल क्या करते होंगे बेचारे? देखो, द कनिंग सेल्फिश पीपल डोमिनेट एंड द हार्ड वर्किंग कॉन्सेंटियस पीपल सप्रेस। अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो मैं डोमिनेट को सही मान लो कि जो मक्कार लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन एक बात बताओ यार, हार्ड वर्किंग कॉन्सेंटियस पीपल सप्रेस, क्या मेहनत करने वाले लोग किसी का दमन करते हैं? अरे बेटा उनका तो बेचारों का खुद का दमन होता है। तो इसने तो लिख दिया कि हार्ड वर्किंग कॉन्सेंटियस पीपल सप्रेस, ठीक है।
कि वो तो उन कोटेशंस को स्प्रेस करते हैं जो अच्छी चीजों को होल्ड किए रखते हैं। तो भाई अच्छा मेहनत करने वाला आदमी अच्छी चीज को क्यों स्प्रेस करेगा? गलत भाई, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल है। फिर देखो, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर द कनिंग सेल्फिश पीपल थ्राइव, बात ठीक है। आज के जमाने में जो मक्कार लोग हैं वो तो थ्राइव, पनप रहे हैं, वो तो उभर रहे हैं, उनका तो अच्छा हो रहा है। एंड द हार्ड वर्किंग कॉन्साइंटियस पीपल सफर, बेटा वो जिंदगी से जूझ रहे हैं बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं। मतलब ईमानदार आदमी की मर है भाई जमाने में, और जो मक्कार चला के वो तरक्की करता जा रहा है ना। सब उसको है ना भाई साहब है ना, इज्जत इज्जत मिल रही है। कुछ मेरे को ठीक लगा। आगे देखो, फिर कहता है वेयर द कनिंग सेल्फिश पीपल इंजॉय एंड हार्ड वर्किंग कॉन्साइंटियस पीपल म्यूटिलेट। बताओ भाई क्या होगा? वो बर्बाद करते हैं किसी चीज को, डिस्ट्रॉय करते हैं। अरे कहां से डिस्ट्रॉय करेंगे मेहनत करने वाले, ठीक है। फिर कहता है हार्ड कनिंग सेल्फिश पीपल एम्पावर, वो ताकतवर बनाते हैं। भाई किसको बनाते हैं? लिखा नहीं गया, या तो लिखना था वो एम्पावर्ड हैं खुद, गलत हो गया। फिर कहता है हार्ड कनिंग सेल्फिश पीपल हराश, वो शोषण करते हैं। भाई शोषण करते किसका है? वो आगे लिखा नहीं, गलत बात, ठीक है। तो यहां पे मैंने हराश को हटा दिया, एम्पावर को हटा दिया, इंजॉय हटा दिया, डोमिनेट हटा दिया। आंसर बनेगा बेटा थ्राइव या फिर सफर, ठीक है। कि बेटा मक्कार लोग तो जिंदगी थ्राइव, वो तो पनप रहे हैं अच्छे से, लेकिन हार्ड वर्किंग पीपल क्या हो रहे हैं? सफर, वो जिंदगी से जूझ रहे हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब बनेगी। क्या बनेगी? इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अगर आप हराश को लेके आओगे तो अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, कंजंक्शन आ गया। एम्पावर को लेके आओगे अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, कंजंक्शन आ गया। इंजॉय को लेके आओगे अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट है नहीं तो एंजॉय नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये ऑप्शन मैंने इस वजह से भी हटा दिया क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग सप्रेस करते हैं, दमन करते हैं। किन के ऊपर करते हैं भाई? है ना। और वैसे भी अगर हार्ड वर्किंग पीपल कैसे दूसरों पे अत्याचार करेंगे? वो तो खुद मेहनती आदमी है ना, उसकी वजह से ऊपर वाला कैंसिल हो गया। तो बेटा सेकंड बचा। 22, वी मस्ट रेस्ट एश्योर्ड, हमें इस बात से पक्का है ना आश्वस्त होना चाहिए, दैट आवर सोरोज, की हमारे जो दुख हैं, इफ एनी, कहीं ना कहीं क्या है बेटा, आर शॉर्ट लिव्ड, वो हमारे दुख बेटा कहीं ना कहीं शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से वक्त की बात है ना। मतलब दुख अगर है, बुरा वक्त अगर है, तो बेटा वो भी निकल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? निकल जाएगा, है ना। तो कहता है कि हमारे दुख शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के होते हैं। एंड पीरियड ऑफ जॉय डैश अस, बेटा दुख थोड़े से टाइम का होता है, दुख निकल जाता है। और फिर पीरियड्स ऑफ जॉय जो होते हैं, जो अच्छा वक्त होता है बेटा, वो हमारा इंतजार करता है। हमारा क्या करता है? इंतजार करता है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बार, मतलब शायद अकबर ने बिरबल से पूछा, ठीक है भाई इस दीवार पे ऐसा लिखो कि मेरे को सुकून हो, कोई ऐसी बात लिखो, ठीक है। तो उसने कहा जी ठीक है, जो अच्छा जो वक्त अब चल रहा है ये बीत जाएगा, जो वक्त अब चल रहा है ये बीत जाएगा जी। इसका मतलब अकबर का बुरा वक्त चल रहा था तो भी क्या लिखा? बीत जाएगा। अच्छा चल रहा था तो भी क्या लिखा? बीत जाएगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ जॉयस क्या करता है बेटा? ये कहता है कि दुख जो है वो चले जाते हैं, और पीरियड ऑफ जॉय हमारा क्या करता है बेटा? के इंतजार करता है। एक बात देखो, अगर पीरियड ऑफ जॉयस बीमोन करेगा तो कैंसिल हो गया ना ऑप्शन। बीमोन्स का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ जॉय दुख जताता है ना। बीमोन्स क्या होता है? दुख जताना होता है, गलत हो जाएगा। फिर कहता है पीरियड ऑफ जॉयस बीगेटस, ठीक है, हमें पा लेता है। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैंने कौन सा वर्ड बोला? अवेट्स। अच्छा अवेट्स वाला बोला मैंने, चलिए एक बार मैं इसको भी देख। अच्छा इक्विपोज का मतलब पता है क्या होता है? बैलेंस होता है बेटा। क्या होता है? बैलेंस होता है। इसको आप सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं एक बार। फिर कहता है पीरियड ऑफ जॉय अवेटस, हमारा इंतजार करता है। सच थिंकिंग विल ऑलवेज मेंटेन अवर, अगर इस प्रकार की सोच आपके पास है ना, तो ये हमेशा आपको बना करके रखेगी। क्या बना करके रखेगी? अवर डैश एंड पीस ऑफ माइंड। अब एक बात बताओ यार, ये ऑफ माइंड है ना, ऑफ माइंड, यहां पे जो वर्ड आएगा ना उसके साथ भी ऑफ माइंड लगेगा, और पीस के साथ भी क्या लगा? ऑफ माइंड, ठीक है। बात माइंड की है तो बेटा, बात अगर माइंड की है तो बॉडी कैसे आ जाएगी? गलत बात, सेकंड कट गया, ठीक है। अगर बात बेटा माइंड की और पीस की है बेटा, ये कहता है कि
अगर इस प्रकार की थिंकिंग विल ऑलवेज मेंटेन, वो हमेशा मेंटेन करेगी अवर डैश, बेटा वो हमेशा हमारा बैलेंस मेंटेन करेगी माइंड का, और हमारी बेटा शांति पीस ऑफ माइंड को क्या करेगी, वो मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे पीस के साथ जुड़ने वाला शब्द जो माइंड से रिलेटेड होगा वो होगा बेटा दिमाग का संतुलन, बोले तो बैलेंस। इसीलिए बेटा फिफ्थ आंसर आएगा, न कि लाइफ ऑफ माइंड, न कि स्किल ऑफ माइंड, और न कि ड्रीम ऑफ माइंड, है ना, दिमाग के सपने, ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बात एंड कंजंक्शन से जो वर्ड जुड़ेगा वो एक तो जुड़ेगा पीस, और एक बेटा एंड से जुड़ने वाली सेंस, है ना। एंड ऐसा कंजंक्शन है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, सेम सेम सा मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो पीस वर्ड है, पीस ऑफ माइंड है, मतलब दिमाग की शांति और दिमाग का संतुलन, शांति और संतुलन होता है ये हमारे माइंड का, है ना। तो ऐसी थिंकिंग बेटा हमेशा हमारे दिमाग की शांति और संतुलन बना करके रखती है, ठीक है। आंसर आएगा बेटा फिफ्थ। 23, when you are living with your dash values and principles, you can be straightforward, honest and what? एक बात बताऊं जी आपको, इनहेरिटेड का, इननेट का और इनबोर्न का, तीनों का मतलब होता है बेटा जन्मजात, जन्म से। अगर तुमने इननेट को नहीं लिया तो इनहेरिटेड बुरा मान जाएगा, इनहेरिटेड को ना लिया तो इनबोर्न बुरा मान जाएगा। मेरे दिमाग में आया कि तीनों को ही छोड़ दूं, तीनों को ही छोड़ दूं। अगर आपको लगता है ना कि बेटा फिलर्स के अंदर ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सेम 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 मीनिंग आ रहा है सबका, तो बेटा उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, है ना। इनहेरिटेड, जैसे मान लो फर्स्ट ब्लैंक में आना था, इनहेरिटेड वैल्यूज क्या होती हैं, जन्मजात गुण। इनेट वैल्यूज क्या होती हैं, जन्मजात गुण। इनबॉर्न वैल्यूज क्या होती हैं, जन्मजात गुण। तो तीन तो हट गए भाई, एक बचा कोर वैल्यूज और एक बचा बेटा कल्चरल वैल्यूज। व्हेन यू आर लिविंग विद योर कल्चरल वैल्यूज या कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, अच्छा, यू कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। ऑनेस्ट, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है खरी बात कहने वाला, स्पष्टवादी, ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड व्हाट, और क्या होगे भाई आप, ठीक है। बेटा एक वर्ड आएगा अप फ्रंट, ठीक है, मतलब हमेशा आगे रहने वाले बंदे बनोगे आप, न कि परसेप्टिव। परसेप्टिव जो होता है बेटा परसेप्शन से रिलेटेड होता है, मतलब सोचने वाला, ठीक है, मतलब महसूस करने वाला होता है परसेप्टिव। लेकिन इसने क्या कहा भाई, अगर तुम तुम्हारी कोर वैल्यूज के साथ अपनी जिंदगी जीते हो ना भाई, यू कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप खरे आदमी होगे, आप ईमानदार होगे, और आप सबसे अग्रणी होगे बेटा, आप सबसे लीडिंग बंदे होगे, सबसे अग्रणी, सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे मिलोगे। बेटा आंसर आएगा फर्स्ट, क्या आएगा, फर्स्ट, ठीक है। 25, इन द रोल ऑफ काउंसलर, बेटा अगर काउंसलर का रोल आपको दिया जाए, मतलब दूसरों को से आप मतलब कैसे काउंसिल करोगे, है ना, उनसे कैसे मतलब आप उनको कुछ बताओगे, क्या करोगे। यू आर एन अथॉरिटी फिगर, तो बेटा अगर आप रोल ऑफ काउंसलर में आते हो तो तुम एक ऐसी अथॉरिटी फिगर होते हो हुज ऑब्जेक्टिव, जिसका मकसद होता है इज टू डैश अटेंटिवली एंड सेंसिटिवली, सेंसिटिवली। तो तुम्हारा अगर मान लो तुम एक काउंसलर हो, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, इज टू व्हाट, वो क्या करना है भाई, अटेंटिवली और सेंसिटिवली क्या करना है, टू एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा काउंसलर हो तो भाई देखो, काउंसलर कौन होते हैं, दूसरों की बात अच्छे से सुनने वाले और अपनी बात अच्छे से बताने वाले। एकेडमीज में, कोचिंग सेंटर में अच्छे काउंसलिंग करने वाले बंदों को रखा जाता है। अच्छा, अच्छा काउंसलर क्या होगा, अटेंटिवली और सेंसिटिवली आपको सुनेगा बेटा, आपको सुनेगा, अपने एम्प्लॉयज को सुनेगा, उसकी बात को ध्यान से, है ना, उन्हें एक तरीके से इग्नोर नहीं मारेगा। तो एक बात बताओ, तो क्या होगा अगर तुम्हें रोल दिया जाता है काउंसलर का, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डैश अटेंटिवली, बेटा मैनेज, अच्छा अच्छे से मैनेज करना एम्प्लॉय को ना बेटा, अच्छे से कंसंट्रेट करना एम्प्लॉय को, कंसीडर, बस सोचते रहना एम्प्लॉय को, प्रोजेक्ट करना एम्प्लॉय को। और मान लो अगर आप यहाँ पे फोकस भी ले आए, अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे फोकस ले आऊं, हु फोकस यू, तो फोकस के साथ तो ऑन प्रेपोजिशन आती है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन देखोगे तो देखना, इंप्लॉइज हु एक्सप्लेन यू, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, अरे भाई गलत हो गया, ठीक है। बेटा एक बात और थी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था हु डायरेक्ट यू, ऐसे इंप्लॉय जो आपको डायरेक्ट करते हैं, अरे भाई अगर इंप्लॉय आपके होगे तो आप बॉस को डायरेक्ट कैसे कर देंगे, कैंसिल हो गया। ये ऑन की वजह से कैंसिल, ये आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसकी वजह से कैंसिल, ये इंप्लॉइज आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसकी वजह से कैंसिल। यहाँ पे एक वर्ड कंसंट्रेट की वजह से फोर्थ कैंसिल, एक बचा बेटा थर्ड, पढ़ के भी देख लो, अच्छा मीनिंग भी आएगा। In the role of counselor, you are an authority figure whose objective is to listen attentively and sensitively to employees, है ना। तुम्हारा काम है employees को अच्छे से सुनना,
सेंसिटिवली और अटेंटिवली, है ना। फिर कहता है हु ट्रस्ट यू विद देयर फीलिंग, है ना, जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि इस बंदे को जब अपनी बात बताएंगे ना पा, तो ये बंदा हमारा जरूर समाधान करेगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा क्या, लिसन और ट्रस्ट। 25, इफ अ जूनियर एग्जीक्यूटिव नेग्लेक्ट्स हिज प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड डैश एजुकेशन, बेटा अगर एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्या होता है वैसे, जेई होता है क्या ना, जेई तो जूनियर इंजीनियर होता है, चलो जो भी हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर नेग्लेक्ट कर देना अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एंड डैश एजुकेशन और अपनी एजुकेशन को, ही कैन easily एंड क्विकली बिकम obsolete। बेटा जिस दिन जूनियर एग्जीक्यूटिव ने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया ना अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, कोई विकास नहीं किया, अपने आप को एक जगह सीमित रखा, तो कहता है वो आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाएगा ऑब्सोलीट, मतलब बहुत पुराना बन जाएगा, जमाने में किसी काम का नहीं रहेगा। इन अ वर्ल्ड, इस संसार में, जो संसार क्या हो रहा है, चेंजिंग एट डैश रेट्स, जो संसार जो है बहुत मतलब तेजी से, बहुत चौंकाने वाली रेट से बढ़ रहा है भाई, ये संसार बदल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड चेंजिंग एट डैश रेट्स, सुप्रीम रेट, सुप्रीम रेट मतलब हाईएस्ट रेट से बढ़ रहा है, नहीं बेटा, ठीक है, गलत है। प्रोफाउंड रेट मतलब गहरे रेट से बढ़ रहा है। वनरेबल तो वीक होता है, गलत है। वॉल्यूमिनस होता है बेटा विशालकाय, विशालकाय रेट से बढ़ रहा है, नहीं बेटा। डिजिंग जो एक वर्ड है ना बेटा, डिजिंग वर्ड, इसका मतलब पता है क्या होता है, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली बेटा, चौंकाने वाली जो रेट्स है ना, उससे संसार बदल रहा है बेटा लगातार, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसा बंदा, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, फिर कंटिन्यूइंग, है ना, फोर्थ आंसर बनेगा। कहता है अगर ऐसा जूनियर एग्जीक्यूटिव जो नेग्लेक्ट कर देता अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, जो नहीं चाहता और ज्यादा डेवलप करना, और जो नहीं चाहता क्या करना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आगे और पढ़ना, आगे और सीखना नहीं चाहता, तो वो इस सरप्राइजिंगली, जो मतलब हैरानी के साथ, बड़े अचंभे के साथ जिस तरीके से संसार बदल रहा है ना, तो उसमें वो बंदा पुराना हो जाएगा, है ना। मतलब ठहरे हुए पानी में बदबू आने लगती है और चलता हुआ पानी निखरता जाता है, मतलब वक्त के साथ आदमी को बदलना पड़ता है बेटा, है ना, चेंज करने पड़ते अपने अंदर, है ना, जमाने के साथ डेवलप करना पड़ता है इंसान को, ठीक है। चलिए 26 से 30 जो क्वेश्चन है बेटा, वो ABCDE है ना, समझ में आ गया होगा शायद क्या करना है बेटा, रीऑर्डर का क्वेश्चन है, रीअरेंज करनी है, 5-6 लाइनें हैं, ये लाइनें हैं जी ABCDE, इनको रीअरेंज करना है। बेटा एक बात बताइए मुझे, क्या एंड से फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, कतई नहीं होगी, ठीक है। यहां पे बेटा सी से भी लाइन की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि यहां पे ऐसा लिख दिया इन द केस ऑफ ग्रोस्कोव, इन द केस ऑफ ग्रोस्कोव, तो ये ग्रोस्कोव का जिक्र पहले भी आया होगा कहीं, ये रहा बेटा, और यहां लिख दिया इन द केस ऑफ द ग्रोस्कोव, तो बेटा सी से लाइन की शुरुआत नहीं होगी। डी क्या कहता है, द इमीडिएट इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया आर वरिंग, जो तुरंत, जो एकदम से जो समस्याएं आई है भारत के लिए, ये वरिंग काफी चिंताजनक है भाई, कैसी समस्याएं मुझे क्या पता, डी से लाइन की शुरुआत नहीं होगी। Given that the Indian armed forces have an overwhelming dependence on Russian defense equipment, ये कुछ बन भी सकती है बात, क्यों, क्योंकि आर्टिकल भी ए या एन आ गया, इंट्रोडक्शन वाली लाइन भी हो सकती है, देखो क्या है, गिवन दैट बताया गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो है बेटा, ठीक है, IAF है ना, IAF ये है बेटा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, ये बेटा क्या कर रही है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है किसके ऊपर, रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर, रूस से आने वाले जो मतलब जो हमारे संसाधन है, इक्विपमेंट है ना, जो भी है, तोप है, कुछ भी है, मिसाइल है, राइफल है, कुछ भी है बेटा, उनके ऊपर डिपेंडेंट कर गई है बेटा IAF। द न्यूज दैट, खबर ये है दैट रसिया हैज ग्राउंडेड इट्स एंटायर फ्लीट ऑफ MiG-29 एयरक्राफ्ट ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। बेटा रशिया ने ग्राउंडेड कर दिया है, रसिया ने अभी मतलब भूमिगत कर दिया है अपनी चीजों को, छुपा लिया है, किस बात को, किस चीज को छुपा लिया, अपना सारा एंटायर जो MiG-29 एयरक्राफ्ट था ना भाई, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट था उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गए हैं, उसकी वजह से उसने MiG-29 की जो डील वगैरह होनी थी, कुछ भी होना था, दुनिया को पता चला, या फिर उसे ये लगा कि दुनिया को पता चलेगा, उसने उस चीज को छुपा लिया कि मैं अभी MiG-29 नहीं दे रहा, शायद भारत को ये लेके आने थे, तो रशिया ने ग्राउंडेड कर दिया अपनी एंटायर फ्लीट को, ठीक है, जो ग्रुप था बेटा एयरक्राफ्ट था, उसको किसकी वजह से ग्राउंडेड किया, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गए, कुछ कमियां आ गई, एंड सब्सिक्वेंटली फाउंड अ लार्ज परसेंटेज अनसेफ टू फ्लाई
इज ओमनियस। और बेटा फिर जाकर के पता चला कि ये मिग 29 तो बड़ा अनसेफ है, ये तो उड़ने ही मतलब उड़ने में काफी सारी दिक्कतें इसके अंदर आएंगी, काफी सारी इंप्लीकेशंस आएंगी, काफी समस्याएं आएंगी, और ये तो ओमनियस हो गया, बड़ी अशुभ बात होगी, बड़ा गंदा हो गया। और मैंने क्या कहा भी आपको, उड़ने में काफी सारी समस्याएं आ गई, और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया, अ लार्ज परसेंटेज अनसेफ। और बेटा इसी लार्ज परसेंटेज अनसेफ को ही तो बोला गया है इम्प्लीकेशंस। ये बहुत बड़े पैमाने पर जो अनसेफ चीजें हैं उसी को तो इमीडिएट इम्प्लीकेशंस बोले तो अड़चने कहा गया है। ठीक है, ये है बेटा इमीडिएट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया आर वरिंग, मतलब ये जो अभी तुरंत प्रभाव से जो समस्या आई है भारत के लिए बड़ी चौंकाने वाली है। क्यों? क्योंकि बेटा भारत के लिए चौंकाने वाली बात ऐसे है, शायद इंडिया इनको खरीदना चाहता था और अभी रशिया ने एकदम से क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। किसकी वजह से? डिफेक्ट आ गए। डिफेक्ट आ गए तो इसकी वजह से भारत के लिए बात क्या हुई बेटा, चिंताजनक हुई ना। क्या हुई? चिंताजनक। ठीक है, और यहां पे तो लिखा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और यहां पे लिख दिया आईएएफ, तो समझ गए होंगे बेटा ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा बेटा। ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या चीज आएगी भाई इसमें? अच्छा अब इसको पढ़ के देख लो, ये इंप्लीकेशन जो थी बेटा चिंताजनक थी। द आईएएफ ऑपरेट्स ओवर 60 ऑफ द एयरक्राफ्ट, और भारत के पास बेटा ऐसे एयरक्राफ्ट कौन से जो मिग 29 वाले हैं, इनमें 60 से भी ज्यादा हैं भाई ये तो। ठीक है, जो रूस से लिए गए हैं। एंड इज इन द मिडेस्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग 45 मोर टू फ्लाई ऑफ। ठीक है, और भारत तो प्रोक्यूरिंग होता खरीदना, 45 और खरीदना चाहता है। ठीक है, फ्लाई ऑफ द मच डिलेड एडमिरल गोर्चको एंड इंडिजिनस कोचिन बिल्ड कैरियर्स। ठीक है, और बेटा क्या कर रहा है, अपने जो खुद के इंडिजिनस होता है बेटा स्वदेशी, ठीक है, जो खुद के जो मतलब एयरक्राफ्ट बनने हैं बेटा उनको तो मच डिलेड कर रहा है, उनको डिले कर रहा है, और भरोसा किसके ऊपर करता जा रहा है कि रूस से मंगवा लेंगे, अपने वाले चलो कोई नहीं बन जाएंगे कभी। ठीक है, तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। अब ई के बाद तो डी आ गया, अब आगे क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ यार, रशियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस इज फेसिंग shortfalls in capabilities and कैपेसिटीज। नेगेटिव बात है ना रशिया के बारे में, नेगेटिव बात है। रशिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस क्या किस चीज का सामना कर रहा है? बड़ी शॉर्टफॉल्स, बड़ी कमियों का सामना कर रहा है। अच्छा इन्हीं कमियों को सामना कर रहा है तो इसी के लिए कौन सा वर्ड आ गया? पुअर क्वालिटी एंड अ लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑल्सो वर्जन द सिचुएशन। ये सिचुएशन को और बिगाड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे भी रशिया की कमी नजर आ रही है, इसमें भी कमी नजर आ रही है। सी के बाद लाइन जुड़ेगी बेटा ए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी तो आएगा और सी के बाद ए भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएगी लाइन, क्योंकि एक नेगेटिव वाली लाइन दूसरी नेगेटिव से जुड़ जाएगी। लेकिन बेटा ये वाली लाइन कहां कनेक्ट होगी? एंड इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट दिस इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। बेटा पता है ये लेटेस्ट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, over the past few years that suggests that it is time for India to diversify its sources of डिफेंस इक्विपमेंट, कि अब वक्त है भारत के पास कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने सोर्सेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट को। एंड इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट दिस इज द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। ये है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, अपनी लाइन भी जुड़ गई। बता कौन सी लाइन को कह रहा है लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ डेवलपमेंट? की देखो भारत क्या तैयार कर रहा है, इंडिजिनस ये जो चीज है बेटा इसको तैयार कर रहा है। ठीक है, ईडी इंडिजिनस कोचिन बिल्ट कैरियर्स। ठीक है, और ये इंडिया क्या क्या है, ये लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है, इसको तैयार कर रहा है भारत। ज्यादा किससे खरीदना चाहता है? 45 और रूस से खरीदना चाहता है। फिर कह रहा है ये खुद का तैयार कर रहा है, तो फिर आगे कह रहा है कि भारत को अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है बेटा इसके जो रिसोर्स है इनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, कि ठीक है लार्ज कॉन्टेक्स्ट तक क्या कर रहा है, दिस इज द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, कि हाल ही में जो विकास है, हाल ही में जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उनमें से लेटेस्ट कौन है? इंडिजिनस कोचिन बिल्ड करियर। तो ई के बाद डी, डी के बाद बेटा बी, ई के बाद डी, डी के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद ए। ये बना बेटा ऑर्डर ई डी बी सी ए, ई डी बी सी ए। ठीक है, तो ई डी बी सी ए, ई डी बी सी ए। अब देखो भाई 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है? फिफ्थ तो भाई ए है, आंसर आ गया। फिर कहता है जी फोर्थ कौन सा है, देख लो फोर्थ कौन सा, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ तो सी है, आंसर आ गया भाई। फिर कह रहा है थर्ड कौन सा है, देख लो भाई थर्ड, थर्ड तो ई डी बी, बी है बेटा थर्ड, ये पूछ रहा है थर्ड स्टेटमेंट बी है।
फिर पूछ रहा है सेकंड कौन सी है, सेकंड डी है, और फर्स्ट कौन है, ई है, सेकंड डी है भाई। और अब पूछेगा फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट ई है, फर्स्ट कौन सी है, ई। और ये ऑर्डर बना था ई डी सी बी ए, है ना, ई ई डी बी सी ए था ना, सॉरी कौन सा ऑर्डर बनाया था अभी अपन ने, ई डी बी सी ए, सॉरी ई डी बी सी ए, ई डी बी सी ए, है ना, ई डी बी सी ए, है ना, ये अपन ने ऑर्डर बनाया था। ठीक है जी, ये आपके बेटा 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, सॉल्यूशन है ना, कल वाले टेस्ट का सॉल्यूशन भी हो गया, आज वाले टेस्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। और इस टेस्ट का जो नेम था बेटा, इसी नेम से आपके एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगी एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बैंक टेस्ट बाय संदीप सहारन, कुछ इस नाम से, है ना, आपको मिलेगा। बैंक टेस्ट बाय संदीप सहारन की प्लेलिस्ट है, उसमें आपका ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नए टेस्ट के साथ। ओके।